बाप 9 हैबतनाक तुर्की जहाज़। बफू के हसीन चेहरे पर आफताब की शुआएं पड़ रही थी, जिससे उसकी सूरत आईने की तरह ऐसी जगमगा रही थी कि उसकी तरफ देखना मुश्किल हो गया था। वो संगे मरमर के बुत की तरह खड़ी टिकटिकी लगाए देख रही थी। अभी तक ये बहरी डाकुओं का जहाज़ आने वाले जहाज़ों की तरफ ही दौड़ा जा रहा था और आने वाला जहाज़ भी उसी की तरफ चला आ रहा था। चूँकि दोनों जहाज़ एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे, इसलिए हर लहज़ा फासला कम होता जाता था और अब आने वाला जहाज़ बिल्कुल साफ नज़र आने लगा था। थोड़ी देर में डाकुओं के जहाज़ ने रुख बदलना शुरू किया। इस वक्त डर्लिन बफू के पास आ खड़ा हुआ। बफू आने वाले को और डर्लिन बफू को देख रहा था। दफ़्फ़तन बफू ने कहा, उस आने वाले जहाज़ पर तुर्की झंडा नस्ब है। डर्लिन चौंका। उसने देखा एकदम उसके चेहरे की रंगत बदल गई, मुंह फक पड़ गया, सूरत पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कहा, हाय अफसोस, ये कमबख्त तुर्कों ही का जहाज़ है, बड़ी तेज़ी से दौड़ा चला आ रहा है, अब क्या होगा? बफू ने इस्तिक़लाल के लहजे में कहा, घबराती क्यों हो? तुर्की जहाज़ है तो क्या हुआ? डर्लिन, तुम वाकिफ़ नहीं हो, हम दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी सल्तनत से नहीं घबराते, क्योंकि जानते हैं कि किसी हुकूमत के भी जहाज़ हमारे जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तुर्की हुकूमत ही ऐसी है जो हमारे जहाज़ों का न सिर्फ मुकाबला कर सकती है, बल्कि इसके जहाज़ हमारे जहाज़ों को डुबो सकते हैं। बफू, इस तुर्की जहाज़ की रफ्तार किस कदर तेज़ है, कितना करीब आता जा रहा है। डर्लिन, अफसोस, कोई जगह छुपने की भी तो नहीं है। बफू, आप ऐसा क्यों न करें कि अपना जहाज़ रोक ले, तोपें सीधी कर दें और तुर्की जहाज़ के करीब आते ही इस पर गोले बरसा दें। डर्लिन, मुश्किल ये है कि तुर्कों के अक्सर जहाज़ मजबूत और आहनपोश होते हैं, इन पर मामूली गोलों का तो असर भी नहीं होता। बदकिस्मती से इस जहाज़ पर मामूली और हल्की तोपें हैं, इनके गोले कुछ भी कारगर न होंगे। बफू, फिर भी न करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। डर्लिन, मैंने कप्तान को सब कुछ समझा दिया है, वो मुनासिब कार्रवाई करेगा। बफू, अच्छा ये बताओ, मुझे अपने मकान से उठाकर कौन लाया है? डर्लिन, ये गुस्ताखी मुझसे हुई है। हमें ये मालूम हुआ था कि तुम्हारे वालिद ने भारी दावत की है। इस बात की आम शोहरत है कि तुम्हारा बाप बड़ा जलीलुल क़द्र अमीर है, दौलत की इसके पास कमी नहीं। हम ये खूब जानते हैं कि किसी तकरीब में लोग थक जाते हैं, चुनांचे हमने रात को तुम्हारे मकान पर छापा मारने का क़स्द कर लिया। आधी रात के बाद हम तुम्हारे मकान में दाखिल हुए। हमारे ख़याल से ज़्यादा हमें दौलत मिली। जब हम तुम्हारे कमरे में गए और तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्ने जहाँ सौज़ ने मेरे होश व हवास खो दिए। मैं तुम्हें भी उठवा लाया बफू, और अपने साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। ये तुर्की जहाज़ करीब से करीब तर आता जा रहा है। सुनती हूँ तुर्क वहशी होते हैं, किसी की इज़्ज़त करना नहीं जानते, मोहब्बत इनके यहाँ गुनाह है। वो ज़रूर इस जहाज़ पर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर ना मालूम मेरा क्या हश्र होगा। डर्लिन, घबराओ नहीं, जब तक मैं या मेरा एक आदमी भी ज़िंदा है, इस वक्त तक तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। इस वक्त तुर्की जहाज़ इस कदर करीब आ गया था कि सामने के रुख जो इस पर तोपें चढ़ी हुई है, इनकी लंबी और खौफनाक नालें साफ नज़र आने लगी है। बफू इन्हें देखकर खौफज़दा हो गई। उसने कहा, किस कदर खौफनाक तोपें हैं? डर्लिन, तुर्की जहाज़ों पर मामूली तोपें होती ही नहीं, मुझे खौफ है कि कहीं बदबख्त तुर्क कोई सिग्नल दिए बगैर गोलाबारी शुरू न कर दे। हम जिस ज़माने का जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त तुर्कों के बहरी ताकत दुनिया भर की हुकूमतों से ज़्यादा मजबूत थी। ऐसा शानदार बहरी बीड़ा था कि कई हुकूमतें मिलकर भी इसका मुकाबला न कर सकती थी। जिस तरह इस ज़माने में सल्तनत बरतानिया मलिका बहर कहलाती थी,
اسی طرح اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ سلطان بحر مشہور تھی۔ سلطانی بیڑا کا اس قدر دبدبہ تھا کہ تمام حکومتیں اس سے دبتی اور بچتی تھیں۔ حقیقت بھی ہے کہ ترکوں نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنائے تھے جن کا جواب اس وقت نہیں تھا، اور ان میں سے اکثر کو آہن پوش کر کے ان پر لمبی مار کی توپیں چڑھا دی تھیں۔ ان جہازوں سے سب ڈرتے تھے۔ ترک بحری ڈاکوؤں کے سخت دشمن تھے۔ بحری ڈاکو بھی ایسے چالاک اور طاقتور تھے کہ عیسائی حکومتیں ان سے کانپتی تھیں۔ بعض سلطنتیں انہیں خراج تک دیتی تھیں، لیکن ترک ان سے لڑتے اور ان کے جہازوں کو ڈبوتے رہتے تھے۔ اس لیے بحری ڈاکو جو عیسائی تھے عیسائیوں سے تو ڈرتے نہیں تھے، ترکوں سے البتہ گھبراتے تھے۔ دفعتاً ترکی جہاز سے ہوائی فائر ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جہاز فوراً کھڑا کر دیا جائے۔ اگر حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو گولہ باری شروع کر دی جائے گی۔ ڈرلین نے کہا سوائے اطاعت کے کوئی چارہ نہیں۔ چونکہ وہ افسر تھا اس لیے اس نے بفو کو ساتھ لے جا کر کپتان کو جہاز روک دینے کا اشارہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ جس قدر ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کے ڈاکو ہونے کا شبہ ہو انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی چیزیں سمندر میں ڈال دی گئی۔ اب ترکی جہاز اس جہاز کے قریب آ کر رک گیا۔ نہایت ہیبت ناک جہاز تھا۔ ایک کشتی اس جہاز سے سمندر میں ڈالی گئی اور 25-30 ترک اس میں سوار ہو کر چلے۔ ترکوں کا افسر بھی اسی میں تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ یہ کشتی جب ڈاکوؤں کے جہاز کے قریب آئی تو ترک افسر نے یہ پوچھا یہ جہاز کس کا ہے؟ ڈرلین نے کنارے پر آ کر جواب دیا حکومت وینس کا۔ ترک افسر کہاں جا رہا ہے؟ ڈرلین فرانس۔ ترک افسر کیا سامان بار ہے؟ ڈرلین کوئی خاص سامان نہیں ہے۔ ترک افسر ہمیں شبہ ہے یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز ہے، ہم تلاشی لیں گے۔ ڈرلین ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تلاشی لے کر اپنا اطمینان کر لیں۔ اسی وقت کشتی جہاز سے لگا دی گئی۔ جہاز والوں نے سیڑھی لگا دی۔ ترک کھٹ کھٹ اوپر چڑھ کر جہاز میں آ گئے۔ بفو نے دیکھا ان کی سرخ وردیاں جن میں سنہری لیس لگی ہوئی تھی دھوپ میں جگمگا رہی تھی، پھر ان کے ہتھیار چمک رہے تھے۔ بفو انہیں دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔